बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रदत्तों का संकलन। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा मतलब प्रदत्त और संकलन यानी कलेक्शन। ठीक है। तो हम डाटा का कलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदत्तों का अर्थ क्या है। प्रदत्तों का अर्थ है निरीक्षण, है ना। जो निरीक्षण करके जो हम चीज़ इकट्ठी करते हैं वो प्रदत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति के अनुसार प्रदत्त कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक। गुणात्मक इस प्रकार के होते हैं कि कोई चीज़, कोई अनुसंधान हमने किया, हमने उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली जो हमें पॉजिटिव राह की ओर ले जाती है। ठीक है। तो हमारा कार्य दुगनी गति से आगे बढ़ जाता है ना। उसके गुण, उसके संकलन, उसका जो तथ्य, उसकी सत्यता, सब कुछ प्रमाणित हो। परिमाणात्मक यानी कि इतनी मात्रा में हो कि हमारा जो जिस कार्य को लेके हम आगे बढ़े हैं वो कार्य की परिणामति तक पहुंच जाए। ठीक है। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, चरों को कितने रूपों में विभाजित किया जाता है। तो सत असत दो लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चरों को माना जाता है असतत। ठीक है। मापन क्रिया के अनुसार प्रदत्तों के कितने स्तर होते हैं। तो होते हैं नाम संबंधी भी होते हैं, क्रय सूचक भी होते हैं, अवात्तर भी होते हैं, अनुपात प्रदत्त भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्तों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो प्रदत्तों का वर्गीकरण किया जाता है स्पष्टता के आधार पर, स्थिरता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, उपरोक्त सभी। स्पष्टता इस प्रकार से, यदि जो प्रदत्त जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है जो क्या है वो स्पष्ट है, यानी कि हमने उसे क्लियर कर लिया है, सही तरीके से समझ लिया है और हमारे सामने उसकी स्थिति एकदम स्पष्ट है। स्थिरता है कि जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है वो कब तक के लिए होगा। 2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, या 20 साल के लिए, या 15 दिन के लिए। कब तक वो चीज़ हमारे कार्य के अनुरूप चलती रहेगी। उसके बाद उसमें परिवर्तनशीलता, क्या डाटा में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार हमारे प्रदत्तों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक अनुसंधान में जनसंख्या का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण इकाइयों का निरीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने सैंपल को संपूर्ण तथ्य का एक अंश कहा है। वो है W.G. कोकरन। क्वेश्चन नंबर 8, न्यायादर्श चयन का क्या नाम है। तो समय की बचत भी कह सकते हैं अपन, धन की बचत भी कह सकते हैं, अधिक सत्यता का ज्ञान। न्यायादर्श का मतलब होता है सैंपल। यदि हमें एक शहर की शिक्षा के बारे में जानकारी लेनी हो तो वहाँ की कुछ जगहों पर जाकर हम उस कुछ वहाँ से एक एक दो दो सैंपल उठा सकते हैं और उनका चयन कर सकते हैं कि हमें वहाँ के शिक्षित और अशिक्षित सभी तरह के लोग कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। वहाँ जाकर हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, यूँ नहीं कि पूरे शहर के एक एक व्यक्ति से मिले। तो न्यायादर्श चयन से क्या होगा कि एक तो समय की बचत होगी, दूसरी धन की भी बचत होगी और सत्य तक हम फिर भी पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे न्यायादर्श के क्या कारण है। तो स्पष्टता भी होती है उसमें, नमनीय भी होता है और स्थिरता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यायादर्श चयन की प्रमुख विधियाँ क्या है। क्रमित न्यायादर्श, बहुस्तरीय न्यायादर्श, वर्गबद्ध न्यायादर्श, उपरोक्त सभी।
अब चलते हैं हम जोड़े बनाओ। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, प्रत्यक्ष अवलोकन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रश्नावली, रिकॉर्ड, अनुसूची, सरकारी प्रलेख, साक्षात्कार, निजी प्रलेख। ठीक है ना। चलते हैं सत्य असत्य की ओर। ठीक है। तो केवल प्राथमिक स्रोतों से ही प्रामाणिक प्रदत्त मिलते हैं, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्रोत अधिक प्रामाणिक प्रदत्त प्रदान करते हैं, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाशिक प्रदत्त द्वितीयक स्रोत हैं, ये बात सत्य है। प्रलेखगत स्रोत द्वितीयक स्रोत हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक प्रदत्त अनुसंधान में अधिक विश्वसनीय है, तो ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीयक प्रदत्त परोक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या अनुसंधान के क्षेत्र को कहते हैं, तो ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यायादर्श एक जनसंख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या असमीचीन हो सकती है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या को समीचीन होना चाहिए, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तम न्यायादर्श प्रतिनिधि होता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापक जनसंख्या में न्यायादर्श बनाना आवश्यक है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायादर्श निर्माण की केवल एक प्रणाली होती है, ये बात गलत है, क्योंकि हमने देखा है कितनी प्रणाली हमारे सामने अभी आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायादर्श निर्माण की अनेक प्रजातियां हो सकती है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदत्तों का संकलन केवल प्रत्यक्ष हो सकता है, ये बात गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रदत्तों का संकलन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदत्तों के संकलन की केवल एक प्रणाली होती है, ये बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रदत्तों के संकलन की अनेक प्रणालियां हो सकती है, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रदत्त जनसंख्या से एकत्रित किए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदत्त न्यायाधीशों से एकत्रित किए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। तो मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चंस, अगला चैप्टर लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।